हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। मैं शिवांगी शर्मा आज फिर आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर के आई हूँ। लास्ट क्लास में बेटा हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स को स्टार्ट किया था, हमने पॉलिनेशन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को कंप्लीट किया था। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि अब यहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट पास तो आ गए, लेकिन अब इनका फर्टिलाइजेशन कैसे होगा और उसके बाद क्या होगा फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस। छोटे छोटे टॉपिक्स जो हमारे रह गए, जैसे बेटा एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रॉयनी, ये सारे टॉपिक्स को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद डबल फर्टिलाइजेशन। हाँ जी, एंजियोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, जिसमें एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। एंड देन बेटा विल स्टार्ट विद सीड, फ्रूट एंड लास्ट में देन पॉलीएम्ब्रॉयनी एंड एपोमिक्सिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन ना। अब जब मैं डबल फर्टिलाइजेशन की बात करती हूँ तो सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि ये केवल एंजियोस्पर्म के अंदर होती है, नॉट इन जिम्नोस्पर्म, नॉट इन टेरिडोफाइट्स, इन नथिंग। अब इसको पहले समझते हैं, फिर यहाँ पे समझते हैं कि कैसे कैसे क्यों एंजियोस्पर्म में होता है और जिम्नोस्पर्म में नहीं होता। देखिए बेटा, ये आपके पास ओव्यूल था। हमने देखा कि ओव्यूल के अंदर यहां पे बन चुके हैं एम्ब्रियो सैक। ये है एंटीपोडल्स, ये है एग सेल और बीच का सेंट्रल सेल, जिसके अंदर आपके दो जर्म सेल्स हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, वी कॉल्ड इट एज दी पोलर न्यूक्लियाई। तो आपका जो सेंट्रल सेल है इट इज द लार्जेस्ट सेल और इसके अंदर दो न्यूक्लियस हैं। एक चीज बेटा याद रखेंगे कि ये जब तक दो पोलर न्यूक्लियाई हैं तब तक ये आपका सेल सेंट्रल सेल हैप्लॉइड ही रहेगा। अब ये पोलर न्यूक्लियाई जब आपके फ्यूज कर जाएंगे तब बेटा ये कहलाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए। सो नाउ अब हमें क्या हमारे पास है, हमारे पास है एक एग सेल जो कि हैप्लॉइड है और एक हमारे पास सेकेंडरी न्यूक्लियस है। अब ये डिप्लॉइड हो गया क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस फ्यूज कर गए। नाउ व्हाट वी हैव अंडरस्टैंड इन द लास्ट क्लास कि जब यहाँ से आपकी पॉलन ट्यूब आएगी तो ये पॉलन ट्यूब बेटा अंदर दो मेल गैमीट्स को छोड़ देगी। अब देखिए यहाँ पे कैसा होता है, तो आपके दो मेल गैमीट आए हैं, तो एक मेल गैमीट फ्यूज करता है एग के साथ और ये बेटा बनाएगा जाइगोट, क्योंकि हमेशा गैमीट्स तो फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे। तो ये भी हैप्लॉइड है, एग सेल भी हैप्लॉइड है, तो जाइगोट कैसा हो जाएगा, डिप्लॉइड। चलिए, इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन और इसी प्रोसेस को हम सिनगैमी भी कहते हैं। सो दिस इज फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। अब आगे देखेंगे। नाउ अब बेटा क्या होगा, जो सेकेंड मेल गैमीट है, दो मेल गैमीट थे, ये बेटा फ्यूज करेगा इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ और ये बेटा बनाएगा यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब यहाँ पे क्या होगा, तो आपके पास एक मेल गैमीट था, हैप्लॉइड है, आपके पास सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड है, तो यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसा बनना चाहिए। अब इसमें तीन न्यूक्लियस फ्यूज हुए हैं तो ये ट्रिप्लॉइड होना चाहिए। सो ये बेटा बन गया ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो यहाँ पे तीन न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं तो इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे, तो दो चीजें यहाँ पे हो रही है, एक हो रही है यहाँ पे सिनगैमी और दूसरी हो रही है यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन। इसीलिए क्योंकि दो दो तरीके की फर्टिलाइजेशन हो रही है तो इसीलिए हम इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो इन दोनों को मिलाकर के कहा जाता है
डबल फर्टिलाइजेशन। चलिए अब यहाँ पे ये हुआ क्यों है? सो देखिए बेटा, ये जो आपका जाइगोट है ये तो फिर डिवाइड करके बनाएगा एम्ब्रियो, और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये बेटा डिवाइड होकर के बनाएगा एंडोस्पर्म। तो यानी एम्ब्रियो ऑब्वियसली डिप्लॉइड होगा और एंडोस्पर्म आपका ट्रिप्लॉइड होगा। अब ऐसा क्यों? अब इसी चीज को, डायग्राम को ध्यान में रखेंगे। अब एक बार इसको हम यहां पे बना करके देखते हैं। सो देखिए बेटा, ये तो हम छोटी क्लास से ही पढ़ करके आए हैं कि जो हमारा ओव्यूल है वो बेटा सीड बनाएगा, यस और नो। और जब आप किसी सीड को बोते हो, जमीन में डालते हो, पानी वानी डालते हो, तो उसके बाद बेटा उसमें से पूरा नया प्लांट आता है। उसमें से रेडिकल आता है, रेडिकल से आपका रूट निकलता है, आपका प्लिम्यूल आता है, जिससे आपका शूट निकलेगा। अब ये एम्ब्रियो से ही तो आएगा भाई। जब हम छोटे बच्चे हैं, अभी जब छोटा बच्चा मम्मी के डिलीवरी होती है, छोटा बच्चा आता है ह्यूमंस के अंदर, सो वो कैसे हुआ? वो भी तो बेटा मदर के ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हुआ, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बनाया और उसी ने फीटस बनाया। वही बेटा छोटा सा बेबी है जो बाहर आता है, तो वही डेवलप होता है। सेम जब आप सीड उगाते हो उसमें से वही तो पूरा नए प्लांट को जन्म देता है, तो उसके अंदर भी क्या होता है? एम्ब्रियो होता है। सो देखेंगे बेटा, अब यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक है, तो मान लीजिए ये आपका इस तरीके से एम्ब्रियो यहाँ पे डेवलप होगा। तो मैंने 2 सेल्स क्यों बनाए हैं, मतलब आप ऐसे करके, मैं अभी आगे बताऊंगी कैसे होगा, लेकिन ये आपका एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसको डेवलप होने के लिए खाना चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। ऑब्वियसली ये सेल्स डिवाइड होंगे और ये डिवाइड होता रहेगा, बड़ा होता रहेगा, तो इसको बहुत सारा भूख लगी होगी, खाना चाहिए होगा, ताकि एनर्जी को पा करके फिर डिवाइड होता रहे। अब ये एनर्जी इसको कहाँ से मिलेगी? फ्रॉम दी एंडोस्पर्म। सो यही बेटा जो आपका एंडोस्पर्म है, यही आपका डिवाइड होता है, मतलब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यही डिवाइड होकर के खूब सारा एंडोस्पर्म बनाता है। सो यहाँ पे इसके बाकी के एरिया में यहाँ पे इस तरीके से बन रहा है एंडोस्पर्म। अब आप बोलेंगे मैम बाकी के सेल्स कहाँ हैं, सिनर्जिड कहाँ है, एंटीपोडल कहाँ है? बेटा इन सब का अब काम खत्म हो गया, तो ये सारे खत्म हो जाएंगे। यानी जो अब आपका सीड है, सीड के अंदर एम्ब्रियो सैक, अब एम्ब्रियो सैक की जो मतलब एक लाइन होगी जो अलग से दिखा रहा है कि ये एम्ब्रियो सैक है, वो भी अब अलग से नहीं है, सब फ्यूज हो गया। तो ये बेसिकली आपका पूरा सीड बन गया, और सीड के अंदर है एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, और उसी के अंदर उसका खाना है जिससे वो डेवलप हो रहा है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बेटा, ये जो एंडोस्पर्म है it develops prior to embryo। जितनी तेजी से एम्ब्रियो नहीं बढ़ता, उससे कई ज्यादा तेजी से एंडोस्पर्म डिवाइड होता है और बनता है, क्योंकि एम्ब्रियो तभी डिवाइड होगा जब उसको नरिशमेंट मिलेगा। सो ये एंडोस्पर्म पहले डेवलप होता है ताकि ये उसको न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कर सके। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है। अब ये हुआ हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए बेटा, एंजियोस्पर्म्स के अंदर सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन देखा था नवास्चिन ने। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजों को समझना होगा, जब आपके पास एमसीक्यू आएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इन चीजों पे बेटा ध्यान रहे। यहाँ पे 2 साइंटिस्ट अक्सर देखने को मिलते हैं, एक कैमेरेरियस और एक नवास्चिन। सो देखिए बेटा, ये जो कैमेरेरियस है, इन्होंने देखा था कि देयर इज डिफरेंट सेक्सेस इन प्लांट, कि प्लांट में मेल फीमेल का चक्कर है। तो अगर मैं कहूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर क्वेश्चन में आता है कि किसने डिस्कवर किया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के अंदर होती है या सेक्सेस प्लांट के अंदर है, तो बेटा वो नवास्चिन नहीं है, वो आपका कैमेरेरियस है। बट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ऑब्वियसली गैमीट का फ्यूजन होगा, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे एक्चुअली एंडोस्पर्म भी बनता है।
सो देयर इज डबल फर्टिलाइजेशन. सो दिस पर्सन नवास्टिन, इन्होंने यहाँ पे देखा था कि ट्रिपल फ्यूजन भी होती है. सो डबल फर्टिलाइजेशन अगर मैं पूछूं कि किसने डिस्कवर किया था, सो दैट वाज नवास्टिन, और इन्होंने फ्लिटिलारिया और लीलियम में देखा था. इसी चीज को कंफर्म किया था गुइनगार्ड ने. इट वाज कंफर्म्ड बाय गुइनगार्ड. तो अब आपके पास 3 अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग काम किया था, कैमेरेरियस, नवास्टिन एंड गुइनगार्ड. अब देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन बेटा ओनली एंजियोस्पर्म्स के अंदर ही होता है, लेकिन ट्रिपेसी, ऑर्चिडेसी और पोडोस्टिमेसी फैमिली में ये एब्सेंट होता है. अब अगर मैं यहाँ पे जिम्नोस्पर्म की बात करती हूँ, सो जिम्नोस्पर्म के अंदर बेटा पॉलन ग्रेन के अंदर एक ही मेल गैमीट बनता है, 2 मेल गैमीट यहाँ पे नहीं होते हैं. तो यानी कि एग के साथ तो एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा तो जाइगोट तो बनेगा, लेकिन जिम्नोस्पर्म में भी सीड तो होता है और उसके अंदर आपका नरिशमेंट यानी एंडोस्पर्म तो बनेगा. तो जिम्नोस्पर्म के अंदर इफ यू रिमेंबर चैप्टर प्लांट किंगडम, 2 आर्किगोनिया होते हैं. एक आर्किगोनिया बेटा ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन कर रहा है, लेकिन दूसरा आर्किगोनिया ही एंडोस्पर्म बनाता है. सो यहाँ पे ये चीज मैं और लिखूंगी कि इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म देयर इज ओनली सिंगल फर्टिलाइजेशन. यहाँ पे केवल सिंगल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी केवल आपका जाइगोट ही बनता है. बट तो एंडोस्पर्म कहां से आएगा? तो एंडोस्पर्म बेटा फीमेल आर्किगोनिया से डेवलप होता है. अब आप मुझे बताएं कि जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा होना चाहिए जब अगर वो फीमेल आर्किगोनिया के साथ है, या मान लो फीमेल का कोई एक हैप्लॉइड सेल बना रहा है, तो ऑब्वियसली इट इज हैप्लॉइड, एंडोस्पर्म आपका हैप्लॉइड होगा. तो इस चीज को याद रखेंगे कि एंजियोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है. क्लियर है बेटा? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे. ये आपका डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, ये यहाँ पे सारे पॉइंट्स आएंगे. अब एक बार एनसीईआरटी के डायग्राम को देख लेते हैं. सो देखिए, ये 2 मेल गैमीट यहाँ पे गए, ठीक है. एक मेल गैमीट इसके साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा और एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके एंडोस्पर्म बनाएगा. चलिए नाउ फर्टिलाइजेशन तो हो गई, अब आगे क्या? अब आपके पास फ्लावर था जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन हुई है, बाकी का सारा पार्ट तो एज इट इज है, उसमें तो कोई रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया. फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से पार्ट्स में कौन कौन से चेंजेस आएंगे? तो चलिए बेटा, सबसे पहले बात करते हैं हम स्टेमन. तो जो स्टेमन है, स्टाइल एंड स्टिग्मा है. अब ओवरी नहीं, केवल स्टाइल एंड स्टिग्मा, दीज विल फॉल ऑफ. अब इसका कोई रूल नहीं है. उसके हिसाब से बेटा, उसके अलावा जो आपके पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, दे विल फॉल ऑफ. चलिए, ओवरी जो होती है वो फ्रूट बनाता है, और ओवरी की जो वॉल होती है वो फ्रूट का वॉल बनाएगा. यानी सिंपल सा हिसाब किताब है. मान लीजिए ये आपकी ओवरी है, ये ओव्यूल है, इसके अंदर जाइगोट भी बन गया, एम्ब्रियो भी बन रहा है और एंडोस्पर्म भी बन रहा है. तो ये बेटा आपकी जो ओवरी है. अब इमेजिन करो जब आप कोई फ्रूट खाते हो, या मान लो टमाटर खा रहे हो, तो टमाटर पे आपने देखा होगा कभी कभी ऊपर हरा हरा रंग के पत्ते होते हैं. तो किसी किसी प्लांट्स के अंदर जो सेपल्स होते हैं वो रिटेन कर जाते हैं, लेकिन जो आप टमाटर खा रहे हो, दैट टमाटर इज अ फ्रूट. तो वो ओवरी है जो फ्रूट में डेवलप हो चुका है. तो ओवरी की जो वॉल होगी वो फ्रूट का वॉल होगा, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्प. उसके बाद ओव्यूल बेटा बनाएगा सीड. अब इंटेग्यूमेंट का क्या होगा? तो 2 इंटेग्यूमेंट थे,
आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। तो इंटेगुमेंट, अब ये ओव्यूल है और ये बेटा इंटेगुमेंट है। तो इंटेगुमेंट क्या करता है, ओव्यूल की कवरिंग है। तो अगर ओव्यूल सीड बना रहा है तो इंटेगुमेंट सीड का कोट बनाएगा। वेरी सिंपल। तो देखिए बेटा, जो आउटर इंटेगुमेंट है वो आउटर सीड कोट बनाएगा और इनर इंटेगुमेंट इनर सीड कोट बनाएगा। सो आउटर इंटेगुमेंट, आउटर सीड कोट जिसको टेस्टा कहते हैं, और इनर इंटेगुमेंट इनर सीड कोट बनाएगा जिसको टेगुमेंट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट बेटा, न्यूसेलस। न्यूसेलस के कौन से सेल्स थे, ये वाला सारे जो सेल्स थे, दिस वाज द न्यूसेलस। कभी कभी तो ये न्यूसेलस रह जाएगा, मेजॉरिटी केसेस में ये न्यूसेलस सारा खत्म हो जाता है क्योंकि ये भी न्यूट्रिशन में मदद करता है। सो न्यूसेलस आपका या तो खत्म हो जाएगा या अगर वो रिटेन किया तो वो पेरिस्पर्म कहलाता है। एग्जाम्पल बीट के अंदर या एग्जाम्पल ब्लैक पेपर के अंदर। सो न्यूसेलस या तो यूज्ड हो जाएगा या अगर रिटेन हुआ तो वो कहलाएगा पेरिस्पर्म। एग्जाम्पल बीट या ब्लैक पेपर। मैं लिख देती हूँ ब्लैक पेपर। आगे बेटा, सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स का क्या होगा, तो वो तो कहीं भी नहीं दिख रहे, वो डीजेनरेट हो गए, खत्म हो गए वो सेल्स, सो दे विल डीजेनरेट। अगर आपको याद हो, हमने हाइलम किया था, फ्यूनिकल से जो पूरी ओव्यूल की बॉडी को जोड़ता है उसको हमने हाइलम बोला था। सो वो हाइलम बेटा सीड के ऊपर एक छोटा सा जो स्कार होता है वो होता है। सो दिस विल बी दी स्कार। एंड माइक्रोपाइल जहां से एंट्री हुई थी, तो सीड के अंदर ये छोटा सा पोर, छोटा सा छेद रह जाता है जहां से ऑक्सीजन या जहां से वाटर की आना जाना होगा। सो माइक्रोपाइल विल बी दी स्मॉल पोर जहां से गैसेस एंड वाटर सीड के अंदर जाएगा। सो ये बेटा इन शॉर्ट में आपका होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। चलिए अब यहाँ पे हमको डिटेल में पढ़ना है एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। सो देखिए बेटा, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि एंडोस्पर्म जो होता है दैट इज ट्रिप्लॉइड, और ये बेटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए होता है, इसीलिए ये पहले डेवलप होता है, इसकी प्रायर डेवलपमेंट होती है। 3 तरीके का यहाँ पे एंडोस्पर्म कहलाएगा, न्यूसेलर, सेल्यूलर और न्यूक्लियर, सेल्यूलर और हेलोबियल। एक एक करके इन सबको देखते हैं। सबसे पहले बेटा यहाँ पे बात करते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की। तो कुछ नहीं आपके पास, अब मान लीजिए ये तो आपका यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, तो मान लीजिए मैं इसको कह रही हूँ कि यहाँ पे आपका एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। अब यहाँ पे आपके पास क्या था, दिस इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अब बेटा डिवाइड करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ये केवल न्यूक्लियर डिवीजन करता है, यानी 1 से 2 न्यूक्लियस बने, 2 से 4, 4 से 8। हर न्यूक्लियस के बाद वी ऑल नो एक सेल जब डिवाइड होकर के 2 सेल बनाता है तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म, फिर जाकर के 2 सेल बनती है। लेकिन बेटा अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर कैसा हो रहा है कि ये केवल दिखा रहा है कैरियोकाइनेसिस ओनली, तो इस तरीके से इसने मेनी न्यूक्लियस बना दिए, इसको बेटा आप कहेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एग्जाम्पल कोकोनट वाटर। आप कभी नारियल का पानी आप सबने पिया होगा, तो जो नारियल का पानी आप पीते हो वो कितना ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, उसमें कितने ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन, ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बेटा आपका एंडोस्पर्म है
और वो ऐसा लूज क्यों है, पानी जैसा क्यों है? क्योंकि उसमें केवल अभी न्यूक्लियस की डिवीजन हुई है। सो यहाँ पे देखिए बेटा क्या हुआ, ये oospore है, दिस इज नथिंग बट ये आपका जाइगोट आगे बन रहा है। ये यहाँ पे 1 से 2 न्यूक्लियस बने, 2 से 4 बने। अच्छा, ये हमारे न्यूक्लियस है और ये जो है दिस इज दी वैक्यूल। एक बड़ा सा वैक्यूल बीच में आया और बहुत सारे न्यूक्लियस। धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ, मेनी न्यूक्लियस यहाँ पे आ गए। सो यहाँ पे देर इज ओनली न्यूक्लियस, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फिर ये आपका कहलाएगा। चलिए, अब आपने अब कोकोनट का सफेद वाला पार्ट तो खाया ही होगा। अब होता क्या है बेटा, पहले तो आपकी कैरियोकाइनेसिस हो गई और बहुत सारे न्यूक्लियस हुए, तो ये आपके फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था। लेकिन अगर यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो जाएगी तो यहाँ पे अब बहुत सारे सेल्स होंगे। तो समझिए अभी मैंने क्या बोला है, केवल बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, लेकिन अगर साइटोकाइनेसिस होती है तो आपके बहुत सारे सेल्स हैं। हर सेल का अपना साइटोप्लाज्म, सेल वॉल और उसका न्यूक्लियस है, वो आपका हो जाएगा सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म बेटा क्या होता है कि जब आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ने कैरियोकाइनेसिस तो करी, बट उसके तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस भी करी, यानी यहाँ पे आपकी प्रॉपर सेल डिवीजन हो रही है। तो यहाँ पे आपकी ऐसा नहीं है कि केवल न्यूक्लियस बन रहा है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स आपके बन गए। सो देखिए बेटा, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस बने, उसके बाद हाथों हाथ 2 सेल भी हो गए। फिर इस तरीके से और कैसे करते करते यहाँ पे मेनी सेल्स हो गए। ये आपका होता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। एग्जाम्पल, द व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट। चलिए, अब ये तो यहाँ पे बात हो गई इन दोनों की एंडोस्पर्म की। एक और तरीका होता है जो इन दोनों के कुछ बीच में होता है, इसे कहते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। मतलब हुआ क्या, पहले आपकी न्यूक्लियस डिवीजन हुई, फिर आपकी सेल डिवीजन हुई, तो आपके पास 2 सेल मिल गए। अब एक सेल ने तो अपना वहीं का वहीं रहा, लेकिन दूसरी सेल के अंदर अब केवल न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है। सो यहाँ पे देखिए बेटा, पहले ये आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और अब इसने 2 सेल में डिवाइड किया, तो एक सेल ये रहा, एक ये रहा, ये एज इट इज रहा, फिर इसके अंदर ओनली न्यूक्लियर डिवीजन। लेटर ऑन बाद में देखिए यहाँ पे सेल वॉल की फॉर्मेशन हो रही है। तो इस तरीके को कहते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म, और ये बेटा हेलोबियल्स में होता है। चलिए, ये यहाँ पे बात हो गई। अब एंडोस्पर्म तो बन गया। एंडोस्पर्म क्यों बन रहा था, क्योंकि उसको यहाँ पे न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करना था। अब ये एंडोस्पर्म किस हद तक रहेगा, यानी कि इसका क्या होगा, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फेट ऑफ एंडोस्पर्म। सो देखिए बेटा, अब 2 कंडीशन हो सकती है कि या तो एंडोस्पर्म सारा यूज्ड हो गया, मतलब जब आपका एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो वो एम्ब्रियो ने सारा का सारा एंडोस्पर्म को खा लिया, या दूसरी कंडीशन हो सकती है कि ये आपका रिटेन कर जाए, यानी एंडोस्पर्म आपका अभी बचा है। तो उस कंडीशन में बेटा 2 तरीके के सीड हो जाते हैं। तो हो तो ये ओव्यूल के अंदर ही रहा है, ओव्यूल सीड बनेगा। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीड, एक जिसको कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, यहाँ पे पहले लिखती हूँ एंडोस्पर्मिक सीड, या इसको एल्ब्यूमिनस सीड भी कहा जाता है, क्योंकि बेटा इसमें आपका एंडोस्पर्म रिटेन है, रुका हुआ है। दूसरा होता है नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्ब्यूमिनस। तो ये बेटा हो जाता है एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। 2 तरीके की कंडीशन होती है। अब ये किसमें होता है,
सो जहां पे सारा एंडोस्पर्म यूज हो जाता है बेटा, वो आपके डाइकॉट्स होते हैं। डाइकॉट्स के अंदर जनरली सारा का सारा एंडोस्पर्म यूज हो जाता है और मोनोकॉट्स के अंदर एंडोस्पर्म आपका रिटेन कर जाता है। अब डाइकॉट्स क्या होते हैं, तो आपने ये 11th में भी पढ़ा है कि डाइकॉट्स के अंदर बेटा 2 कोटिलीडन होते हैं और ये थिक होते हैं, मोटे मोटे होते हैं। अब कोटिलीडन क्या है, कुछ नहीं, सीड का लीफ। जैसे अगर आप कभी मटर के दाने को देखो या राजमा के दाने को देखो तो हमेशा ये 2 में खुल जाता है, 2 में खुल जाता है। मूंगफली 2 में खुल जाती है, खोलते हो तो उसके ऊपर छोटा सा जो दिखता है दैट इज द एम्ब्रियो, और जो खुल गया दैट इज द कोटिलीडन। सो ये बेटा कोटिलीडन मोटे मोटे होते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके ही अंदर फिर न्यूट्रिशन होता है। सो यहीं पे सारा लॉजिक आपका क्लियर होगा कि अगर डाइकॉट्स के अंदर जब एंडोस्पर्म बेटा खत्म हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं बचता, तो आगे जाकर के लिए तो कुछ तो न्यूट्रिशन रखना पड़ेगा। सो वो सारा न्यूट्रिशन आपका कोटिलीडन्स में होता है, इसीलिए इसके पास थिक और 2 मोटे मोटे कोटिलीडन होते हैं। क्योंकि आगे जाकर के जब सीड आपका जर्मिनेट करेगा तो शुरुआत में तो उसके पास कोई जाइलम फ्लोएम नहीं बचता, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो उस कंडीशन के अंदर यही वाला जो आपका न्यूट्रिशन है ये यूज होता है। लेकिन अगर आप मोनोकॉट्स की बात करते हैं तो इसमें सिंगल कोटिलीडन होता है और थिन होता है, क्योंकि इसके अंदर बेटा देयर इज नो फूड रिजर्व। तो क्यों नहीं, क्योंकि इसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके पास एंडोस्पर्म रिटेन्ड है। अब एक आपको याद रखना है एक्सेप्शन, कि कैस्टर में आपका एंडोस्पर्म रिटेन करता है। तो सभी डाइकॉट्स में एंडोस्पर्म यूज हो जाता है, लेकिन कैस्टर के अंदर एंडोस्पर्म रिटेन करता है। अगर मैं मोनोकॉट्स की बात करूं तो इसके पास एक एक्सेप्शन होता है, दैट इज ऑर्चिड। ऑर्चिड में एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, बाकी सभी मोनोकॉट्स में एंडोस्पर्म रिटेन करता है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखेंगे बेटा यहाँ पे अगली चीज आती है, दैट इज द एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। अभी हमने ये तो देख लिया कि एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होता है, अभी हमें ये समझना है कि एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल सी चीज है आपकी। सबसे पहले हम डाइकॉट एम्ब्रियो के लिए पढ़ेंगे। सो देखिए बेटा, ये आपका यहाँ पे सारे के सारे जो सिनर्जिड्स हैं वो डिजेनरेट हो रहे हैं। यहाँ पे आपके एंटीपोडल डिजेनरेट हो रहे हैं। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंडोस्पर्म बना रहा है। अभी एंडोस्पर्म कैसे बन रहा है ये तो हम देख रहे हैं, लेकिन हम केवल अब ये देखेंगे कि ये जाइगोट कैसे बन रहा है। केवल इस सेल को आप बाहर निकाल लो। अब मेरे पास है ये एक जाइगोट। सो ये एंडोस्पर्म तो डेवलप हो रहा है अंदर अंदर, लेकिन अभी जाइगोट का क्या होगा। सबसे पहले बेटा ये 2 सेल बनाता है इस तरीके से, एक छोटा एक बड़ा। ऊपर वाले को कहते हैं बेसल सेल और नीचे वाले को कहते हैं टर्मिनल सेल। अब ये जो टर्मिनल सेल है ये फर्दर और डिविजन्स दिखाता है और एक लंबा सा यहाँ पे ऐसा लाइन बन जाएगा। अब ये बेसल सेल ने यहाँ पे ऐसी लंबी सी कुछ 6-7 सेल की लाइन ही बना देता है। बेटा इस चीज को कहते हैं सस्पेंसर। इस चीज को क्या कहते हैं, सस्पेंसर कहते हैं। तो सस्पेंसर का काम क्या होता है, ये एक्चुअली एम्ब्रियो को लटकाता है। अब आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि ये बेटा हमारे पास एम्ब्रियो सैक है, ये यहाँ पे आपका एम्ब्रियो लटका हुआ है और यहाँ पे बेटा एंडोस्पर्म डेवलप हो चुका है। तो ये जो एम्ब्रियो यहाँ पे बनाएगा ये बेटा सस्पेंसर इसको यहाँ पे लटकाएगा। सो यहाँ पे आपका ऐसा एम्ब्रियो बन रहा होता है और ये बेटा सस्पेंसर इसको यहाँ पे लटका रहा है ताकि ये सारे न्यूट्रिशन को यूज कर पाए। सो यही टर्मिनल सेल ने सस्पेंसर बनाया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको सस्पेंसर भी कहते हैं, सस्पेंसर सेल भी कहते हैं। अब 3 स्टेजेस हैं। क्या क्या स्टेजेस हैं, सबसे पहले तो बेटा ये बनाएगा ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, बहुत सारी सेल्स का ऐसा ग्लोब्यूलर से बनाएगा। तो पहले तो बना प्रो एम्ब्रियो, एक जाइगोट डिवाइड हुआ और ये बना प्रो एम्ब्रियो, उसके बाद ये बना ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो।
अब ये डाइकॉट है, इसको 2 कोटिलीडन बनाना है। सो 2 कोटिलीडन के लिए इसने एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनाया इस तरीके से। ये ऐसा हार्ट शेप स्ट्रक्चर बन चुका है। एंड फाइनली बेटा अब ये एक मैच्योर एम्ब्रियो में ट्रांसफर आपका प्रोसेस हो जाएगा। सो ये बेटा ग्लोब्यूलर, दिस इज दी हार्ट शेप, और वो आपका मैच्योर एम्ब्रियो। अब इसको इजी समझने के लिए हम इसको कुछ ऐसा बनाते हैं। सो मान लीजिए ये आपका इस तरीके से, मैं ये 2 कोटिलीडन बना रही हूँ। मान लो मैंने एक सीड को ऐसे खोल दिया और कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। ये मेरे पास यहाँ पे 2 कोटिलीडन है। ये बेटा मेरा एम्ब्रियो यहाँ पे डेवलप होगा। दिस इज द एम्ब्रियोनिक एक्सिस, ये पूरा आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस है। अब एम्ब्रियो क्या करेगा? एम्ब्रियो से ही तो रेडिकल और प्लूम्यूल निकलेगा, यानी एम्ब्रियो से ही तो रूट और शूट निकलेगा। सो देखिए बेटा, ऊपर वाला पार्ट ये हो गया प्लूम्यूल, और यहां से ये हो गया रेडिकल। एम्ब्रियोनिक एक्सिस के ऊपर वाला जो कोटिलीडन का ये वाला पार्ट है बेटा, द कोटिलीडन अबव द एम्ब्रियोनिक एक्सिस, अबव नहीं सॉरी बिलो, इसे कहते हैं हाइपोकोटाइल। क्या बोला मैंने? एम्ब्रियोनिक एक्सिस के नीचे वाला कोटिलीडन वाला पार्ट, इसे बेटा हाइपोकोटाइल कहते हैं, जिसके बाद रेडिकल आता है। और एम्ब्रियोनिक एक्सिस का ऊपर वाले पार्ट, इसको कहते हैं एपिकोटाइल, जहां से आपका प्लूम्यूल आता है। बस यही चीजें यहाँ पे भी लिखी है। नेक्स्ट मेरा आता है मोनोकॉट एम्ब्रियो। अब मोनोकॉट एम्ब्रियो पे मुझे क्या बनाना है? एक ही कोटिलीडन बनाना है। तो बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। पहले एक बेसल सेल होगा, फिर आपका टर्मिनल सेल, सस्पेंसर बनेगा, ग्लोब्यूलर बनेगा, लेकिन हार्ट शेप एम्ब्रियो यहाँ पे नहीं बनेगा। क्योंकि हार्ट शेप एम्ब्रियो इसलिए बन रहा था ताकि वो 2 कोटिलीडन को देख सके, लेकिन बेटा यहाँ पे 2 कोटिलीडन आपका नहीं बन रहा है। यहाँ पे क्या आया? ये आपका ग्लोब्यूलर आएगा, मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ, वही प्रो एम्ब्रियो, उसके बाद ग्लोब्यूलर, उसके बाद मैच्योर। सो ये आपका एक सेल था, आपके पास 2 सेल बना, टर्मिनल सेल। अब यहाँ पे ये नीचे आपका एम्ब्रियो, ये आपका ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, एंड फाइनली ये मैच्योर हो गया, और ये आपका एम्ब्रियो बना है। अब बेटा इसको यहाँ पे देखेंगे तो जैसे हमने यहाँ पे बनाया है, अब इसी तरीके का कुछ यहाँ पे ऐसा बना करके देखते हैं। तो मेरे पास एक ही कोटिलीडन है, 2 कोटिलीडन नहीं है, इट इज अ मोनोकॉट। तो यहाँ पे ये लर्न करने का तरीका है बेटा, ये मेरा मान लीजिए प्लूम्यूल है। अब प्लूम्यूल के जस्ट एक साइड पे मेरा एक कोटिलीडन अलग से निकल रहा है। ये मेरी एम्ब्रियोनिक एक्सिस है बेटा, यहाँ पे रेडिकल होगा। इधर क्या होगा? प्लूम्यूल के ऊपर एक्स्ट्रा लेयर होती है, इसको कहते हैं कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल में पी आ रहा है, प्लूम्यूल पी से होता है। सो प्लूम्यूल के ऊपर थोड़ी सी लेयर्स, उसको कोलियोप्टाइल कहते हैं। एंड रेडिकल में यहाँ पे लेयर्स, इसको बेटा कोलियोराइजा कहते हैं, कोलियोराइजा कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे, दिस इज अ एम्ब्रियो, मोनोकॉट एम्ब्रियो इसके अंदर। सो ये बेटा मेरा एक कोटिलीडन, ये देखिए एक छोटा सा कोटिलीडन है एक्चुअली, भाई ये नहीं कहेंगे कोटिलीडन क्योंकि डेवलप ही नहीं हुआ, एक ही होता है, इसको एपीब्लास्ट कह दिया। ये बेटा पूरा एम्ब्रियो आपका बनेगा। यहाँ से आपकी शूट एपेक्स, यानी बेटा ये आपका प्लूम्यूल है, और इस प्लूम्यूल के ऊपर एक्स्ट्रा कवरिंग है, उसे कोलियोप्टाइल कह रहे हैं। ये बेटा रेडिकल है, इसके ऊपर की एक्स्ट्रा कवरिंग को कोलियोराइजा कह रहे हैं। बच्चे ग्रासेस के अंदर एक लार्ज कोटिलीडन जो है,
इसको स्क्यूटेलम कहते हैं। तो ग्रासेस में जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, इसमें जो आपका एक लार्ज कोटिलिडन होता है उसको हम स्क्यूटेलम कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं बिटवीन डाइकॉट एम्ब्रियो एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो। डाइकॉट में बेटा 2 कोटिलिडन है। यहाँ पे आपके पास प्लिम्यूल जो है डिस्टल है, डिस्टल यानी कि दूर है। लेकिन अगर मैं देखिए कोटिलिडन के जो आपका एम्ब्रियोनिक एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट प्लिम्यूल था, दूर है, तो वो आपका डिस्टल है, इट मींस दूर। लेकिन यहाँ पे लेटरली पोजीशन था, जस्ट उसके साइड में प्रेजेंट है। ये रहा प्लिम्यूल, ये रहा कोटिलिडन। आगे बेटा एब्सेंट है कोलियोप्टाइल कोलियोराइजर डाइकॉट में, वहां पे प्रेजेंट है। डाइकॉट में हार्ट शेड एम्ब्रियो होता है, वहां पे नहीं होता। डाइकॉट में बेटा सस्पेंसर बड़ा होता है। अब इसको ऐसे याद रखिए, डाइकॉट का तो सारा एंडोस्पर्म खा जाता है एम्ब्रियो, सस्पेंसर अच्छा सा बड़ा होगा, तभी एम्ब्रियो ने सारा के सारा न्यूट्रिशन को खा डाला। तो डाइकॉट के अंदर जो बेटा सस्पेंसर होता है वो लार्ज होता है और मोनोकॉट में कम होता है। फिर एंडोस्पर्म इज मोस्टली यूज, नॉट प्रेजेंट, और यहाँ पे रिटेन रहता है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। एंड नाउ अब यहाँ पे मेरे पास लास्ट 2 छोटी चीजें आ गई, सीड और फ्रूट। अब देखिए बेटा, सीड मेरे पास किससे बना? ओव्यूल से। अब हम देख चुके हैं डाइकॉट और मोनोकॉट में कैसा होता है। सो ये बेटा आपका डाइकॉट का सीड है जिसमें आपके पास ये 2 कोटिलिडन है। नाउ इफ यू रिमेंबर, मैंने आपसे कहा था कि डाइकॉट के अंदर आपका एंडोस्पर्म सारा यूज हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो ये बेटा आपका इधर एंडोस्पर्म बचा हुआ है, यानी कि ये कैस्टर का सीड दिखा रहा है। कैस्टर के सीड में एंडोस्पर्म रहता है। ये मोनोकॉट है बच्चे, एक ही कोटिलिडन होगा। यहाँ पे देखिए, ये प्लिम्यूल, रेडिकल, रेडिकल के ऊपर कोलियोराइजा, प्लिम्यूल के ऊपर कोलियोप्टाइल, एक लार्ज कोटिलिडन, स्क्यूटेलम, और ये खूब सारा एंडोस्पर्म। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो इस एंडोस्पर्म के आसपास एक यहाँ पे कवरिंग है, इसको बेटा कहते हैं एल्यूरोन लेयर। इसमें हाईली प्रोटीनिशियस होती है, खूब सारा यहाँ पे प्रोटीन होता है। अब आप मुझे बताइए, जब एंडोस्पर्म की प्लॉइडी 3n है तो एल्यूरोन लेयर की भी प्लॉइडी आपकी 3n होगी। अब एनसीईआरटी में देख लेंगे कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमने कवर कर लिए, सो ज्यादा हमें नहीं पढ़ना डिटेल में। सीड और फ्रूट, बहुत सारी चीजें तो आप मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, सिंपल तो हमारा फर्टिलाइज जो ओव्यूल होता है दैट इज द सीड। उसके अलावा सीड आपने देखा कि या तो एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस होता है। आपके डाइकॉट्स के कोटिलिडन थिक होते हैं क्योंकि उसमें स्टोरेज ऑफ फूड होता है। सो जो नॉन एल्ब्यूमिनस है यानी डाइकॉट्स, उनके पास एंडोस्पर्म नहीं होता। एल्ब्यूमिनस के पास आपका एंडोस्पर्म होता है। सो देखिए बेटा, नॉन एल्ब्यूमिनस यानी कि जिसमें एंडोस्पर्म नहीं है, उसमें हमारे सारे डाइकॉट्स आते हैं, और जिसमें एल्ब्यूमिनस है इसमें व्हीट, मेज, बार्ले, ये मोनोकॉट आते हैं। लेकिन कैस्टर एक डाइकॉट है जिसके अंदर एंडोस्पर्म बचा हुआ है। अगर मेरा न्यूसेलस रह जाता है तो उसको हम पेरिस्पर्म कहते हैं। देन यहाँ पे बात की है इंटेगुमेंट्स की, तो इंटेगुमेंट बेटा ये सीड का कोट बनाते हैं, ठीक है, इट मेक्स दी सीड कोट। माइक्रोपाइल जो है वो छोटा सा पोर रह जाता है। अब जब बेटा सीड आपका डेवलप हो गया, बन गया, मैच्योर हो गया, तो अब इसको जर्मिनेट करना है। अब इसको यहाँ पे सुनिए बेटा, जब आपका सीड अब बन चुका है और आप इसको उगाओगे यानी जर्मिनेट होगा, तो बीच के पीरियड को हम कहते हैं सीड डॉर्मेंसी, यानी कि ये एक रेस्टिंग फेज है।
इस टाइम पे सीड आपका जर्मिनेट नहीं कर रहा है। अब ऐसे में हो सकता है सीड खराब हो जाए, उसमें कोई फंगस मॉइस्चर की वजह से कुछ दिक्कत आ जाए। तो सीड बेटा जब डॉर्मेंट होता है, आप उसको अच्छे से ताकि स्टोर कर सके, उस केस में उसका जो मॉइस्चर होता है वो उड़ जाता है। सो यहाँ पे देखेंगे 10 to 15% ऑफ द मॉइस्चर, ये बेटा वाटर रिड्यूस हो जाता है सीड का, ताकि वो आपका ड्राई रहे, ताकि आप उसको इजीली स्टोर कर सके। इस टाइम पे वो डॉर्मेंट पीरियड होता है। और जब फेवरेबल कंडीशंस आएगी, यानी जब आप उसको उगाओगे, पानी मिट्टी सब कुछ दे रहे हो, तब बेटा फेवरेबल कंडीशन है, तब वो फाइनली आपका जर्मिनेट करेगा। ठीक है, चलिए आगे। अब इसमें ये लिखा है एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज ये है बेटा, जब हम कोई फ्रूट को, मान लो कोई जानवर ने खाया, तो फ्रूट को जानवर ने खाया तो सीड को फेंक दिया, तो कहाँ से खाना शुरू किया, कहाँ पे उसने सीड फेंके। तो ये सीड एक बहुत अच्छी एडवांटेज है एंजियोस्पर्म के अंदर, कि अब जहाँ पे वो सीड गया है वहाँ पे वो ग्रो करेगा और वहाँ पे भी वो नया प्लांट जाएगा। तो जो प्लांट वहाँ पे था, अब वैसा ही एक प्लांट वहाँ पे भी ग्रो कर जाएगा। सो यहाँ पे यही लिखा है कि सीड डिस्पर्सल से न्यू हैबिटेट्स मिलते हैं, ताकि वो दूसरे एरिया में भी कॉलोनाइज हो सके, यानी कि ग्रो हो सके। सीड बेटा इट इज द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। हम अच्छे सीड्स को संभाल के रखते हैं, उसे ग्रो कराते हैं, और जब आप उसको स्टोर इसीलिए कर पाओगे अगर वो डॉर्मेंट रहेंगे। अगर उसमें खूब सारा मॉइस्चर रहा तो आप सीड को स्टोर नहीं कर पाओगे। चलिए, अब कितने टाइम तक यहाँ पे सीड अलाइव रहेगा, और अब यहाँ पे एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं सीड वाइबिलिटी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीड वाइबिलिटी? देखिए बेटा, कोई जो सीड होता है वो कब तक जर्मिनेट हो सके, द एबिलिटी ऑफ अ सीड टू जर्मिनेट। सीड की जो एबिलिटी है रेडिकल प्लूम्यूल निकालने की, जर्मिनेट होने की, उसे बेटा सीड वाइबिलिटी कहते हैं। तो ये जो सीड वाइबिलिटी होती है ये अलग अलग होती है। अब कुछ पाया गया है, कुछ ऐसे सीड्स हैं जो हजारों साल पुराने हैं और अभी भी वो वाइबल है, यानी अभी भी वो प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। सो यहाँ पे देखेंगे बेटा क्या लिखा है, सम सीड्स कैन लिव अलाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। इनमें बेटा कुछ आपके काफी ओल्ड सीड्स हैं। जो ओल्डेस्ट सीड यहाँ पे है जो पाया गया है सबसे पुराना, दैट इज ल्यूपिन, ल्यूपिनस आर्टिकस, जो बेटा आर्कटिक टुंड्रा से पाया गया है। उसके अलावा एक 10,000 पुराना सीड भी पाया गया है, सॉरी ये आपका 10,000 है। उसके अलावा एक 2,000 भी पाया गया है डेट पाम का सीड, ठीक है, ये आपका डेड सी के पास। तो ये दो आपको याद होने चाहिए, बट द ओल्डेस्ट इज ल्यूपिन। एंड नाउ एक और टॉपिक यहाँ पे फ्रूट। अब फ्रूट क्या होता है? सो बड़ी सिंपल सी चीज है, ओवरी जो है वो फ्रूट में बदलती है, और फ्रूट की जो वॉल होती है उसको पेरिकार्प कहते हैं। अब ये पेरिकार्प बेटा 3 हिस्सों में होती है। एक बाहर की परत जिसको एक्सोकार्प कहते हैं, बीच की जिसको मीजोकार्प कहते हैं, और अंदर की जिसको एंडोकार्प कहते हैं। अब अगर आपने कभी आम खाया हो तो आम का जो छिक्कल होता है दैट इज द एक्सोकार्प। ये जो आप इसका पल्प खाते हो दैट इज द मीजोकार्प। किसी किसी का जैसे कि मस्टर्ड में ये हार्ड भी होता है, और गुठली का जो छिक्कल है दैट इज द एंडोकार्प। अब इसके अलावा एक और चीज बेटा, ये जो फ्रूट होता है जो ओवरी से आता है इसको कहते हैं ट्रू फ्रूट। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कि ओवरी से नहीं आते, कहीं और से आते हैं, उसे कहते हैं फॉल्स फ्रूट। अब इसका मतलब समझिए, कुछ जैसे कि आपका एप्पल, स्ट्रॉबेरी, तो जो आप इसका पार्ट खा रहे हो दैट इज द थैलेमस।
आप ओवरी नहीं खा रहे, आप थैलेमस खाते हो। सो बेटा आपका कैश्यू, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, ये बेटा फॉल्स फ्रूट होते हैं क्योंकि ये थैलेमस से आते हैं। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी में देखेंगे तो यहाँ पे पहले बात की है पेरिकार्प की, तो पेरिकार्प हम डिस्कस कर चुके हैं। किसी में फ्लैशी होता है जैसे गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, किसी में ड्राई होता है जैसे ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड। नाउ फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट्स की बात कर चुके हैं, तो स्ट्रॉबेरी, कैश्यू और एप्पल इज योर फॉल्स फ्रूट। नाउ बेटा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब यहाँ पे देखिए कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं। अब देखिए बिना फर्टिलाइजेशन के अब ये कैसे बनेंगे? बेटा फर्टिलाइजेशन का सबूत कौन है? सीड बना है, जाइगोट बना है, ओव्यूल सीड बना है। अगर यहाँ पे बिना फर्टिलाइजेशन का कोई फ्रूट बनेगा तो कैसे बनेगा? तो जो फीमेल पार्ट है, फीमेल फ्लावर है, उसी पे बेटा परतें चढ़ेंगी और वो ही फ्रूट बन जाएगा। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो ऐसे फ्रूट्स के अंदर कभी भी सीड नहीं होगा। सो दीज फ्रूट्स आर सीडलेस फ्रूट्स। सीडलेस फ्रूट्स होते हैं, एग्जाम्पल बनाना, ये बेटा पार्थेनोकार्पी से होते हैं, यानी फ्रूट्स विच डेवलप फ्रॉम विदाउट फर्टिलाइजेशन। हम इसको कुछ एप्लीकेशन ऑफ हार्मोन से भी कर सकते हैं, हार्मोन जैसे कि ऑक्सिन, ये बेटा यहाँ पे ऐसे फ्रूट्स को ग्रो करा सकता है। ठीक है, चलिए अब ये मेरा यहाँ पे खत्म होता है। अगली चीज जो बेटा हमको पढ़नी है दैट इज एपोमिक्सिस। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक और उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। एपोमिक्सिस का मतलब समझिए पहले। बेटा एपो का मतलब होता है अवे और मिक्सिस का मतलब होता है फ्यूजन। हमने क्या देखा था कि जो हमारा ओव्यूल है उस ओव्यूल के अंदर देयर वाज अ मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल ने बेटा क्या किया था? इसने क्या किया था? इसने 4 मेगास्पोर बनाए थे, 4 मेगास्पोर। उसके बाद बेटा इसमें से 3 तो खराब हो जाते हैं और एक आपका फंक्शनल रहता है। फिर ये वाला बनाता है एम्ब्रियो सैक। ये कहानी हमको पता थी। अब एपोमिक्सिस का क्या मतलब है कि यहाँ पे बेटा सीड की फॉर्मेशन तो हो रही है और ऑब्वियसली सीड कौन बनाता है? हमेशा ओव्यूल। यानी बेटा ये ओव्यूल तो आपका सीड बन जाएगा, लेकिन अंदर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। और हम ऐसे केसेस देखेंगे कि यहाँ पे मियोसिस भी नहीं होती, इसे बेटा कहते हैं एपोमिक्सिस। ऐसी कंडीशन में जो आपका सीड होगा वो बिल्कुल मदर प्लांट के जैसा ही होगा। सीड जो होगा वो मैटरनल डीएनए का होगा। यस और नो? इसका मतलब क्या हुआ बेटा? बिना फर्टिलाइजेशन के बना, यानी जो मदर प्लांट है उसी से आपका सीड बना, सो ये आपका मैटरनल डीएनए का होगा। सो एपोमिक्सिस का मतलब है सीड की फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन या विदाउट मियोसिस। अब ध्यान से सुनेंगे, इसमें कुछ केसेस होते हैं जैसे डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी, एडवेंटिव एम्ब्रियोइनी एंड पार्थेनोकार्पी। अब आप चाहें तो इसको ऐसे ही ये वाली टर्म्स को रहने दे सकते हैं या आप इसको अंडर दीज टर्म याद कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक जनरल कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। सो हमने क्या देखा बेटा? एपोमिक्सिस के अंदर ये सारी चीजें तो होनी है। एम्ब्रियो सैक कैसे बनेगा? सीड जर्मिनेशन होगा, लेकिन या तो मियोसिस नहीं होगी या किसी में फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट डिप्लोस्पोरी। देखिए बेटा इसे ऐसे याद करें, नाम से ही पता लग रहा है डिप्लो। अभी इसका मतलब, इसको मैं लर्न कराने के लिए बता रही हूं, मतलब समथिंग डिप्लॉयड,
स्पोरी मतलब समथिंग रिलेटेड टू स्पोर। अब आप मुझे बताएं ऐसा कौन सा एक स्पोर है जो आपका डिप्लॉइड की बात करता है और आपके दिमाग में आता है मेगास्पोर मदर सेल। बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, अगर आपको ये ना समझ आए तो वीडियो को पॉज करके दोबारा बैक करके सुनिए, मैं क्लियर शब्दों में कह रही हूं। कोई ऐसा स्पोर बताओ जो डिप्लॉइड है। बेटा मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके 4 स्पोर्स बनाता है, सो ये ही आपका डिप्लॉइड है। अब होगा क्या, कभी कभी ऐसा होता है कि ये सेल आपका एम्ब्रियो सैक बना देता है और इसका जो न्यूक्लियस है बेटा ये ही आपका एग बना देता है। सो ये एग आपका इसी के अंदर बाद में ये आपका एम्ब्रियो बनेगा। सो ये ही बेटा बाद में एम्ब्रियो में डेवलप होगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओव्यूल तो है, तो ओव्यूल तो बेटा सीड तो बनाएगा। क्या यहाँ पे कोई मियोसिस हुई? नहीं। क्या यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई? नहीं। क्या यहाँ पे सीड बना? हाँ। सीड के अंदर एम्ब्रियो है? हाँ। कैसे? मेगास्पोर मदर सेल से। सो ये एम्ब्रियो सैक भी डिप्लॉइड होगा और ये एम्ब्रियो भी डिप्लॉइड होगा। दूसरी कंडीशन होती है बेटा एपोस्पोरी। अब देखिए इसको भी तोड़िए। एपो का मतलब अवे, स्पोरी मतलब समथिंग रिलेटेड टू स्पोर, कुछ ऐसा जो स्पोर के अलावा हो। तो मेरे पास ये ओव्यूल है और इस ओव्यूल का मुझे पता है सीड तो मुझे बनाना है क्योंकि एपोमिक्सिस तो करानी है। ये मेरे पास इंटेग्यूमेंट है और ये बेटा न्यूसेलस है। अब यहां पे क्या होगा, मान लीजिए कि इंटेग्यूमेंट का कोई सेल बना दे एम्ब्रियो सैक और इसका जो न्यूक्लियस है ये इसके अंदर का एग जो कि बाद में बनेगा एम्ब्रियो। तो ये किसी स्पोर सेल से नहीं बना, ये या तो इंटेग्यूमेंट से बन गया या हो सकता है ऐसा न्यूसेलस के साथ भी हो जाए कि न्यूसेलस का कोई सेल बन जाए एम्ब्रियो सैक, उसका न्यूक्लियस उसका एग। तो अभी भी बेटा क्या हुआ, सीड तो यहाँ पे बना, सीड तो डिप्लॉयड ही होता है लेकिन यहाँ पे भी एम्ब्रियो सैक भी डिप्लॉयड होगा और एम्ब्रियो तो हमें डिप्लॉयड ही बनाना है। एग भी यहाँ पे लेकिन डिप्लॉयड है क्योंकि ये जनरल माइटोसिस से होगा। यूजुअली क्या होता है, एग हेप्लॉयड होता है, वो फ्यूज करता है गैमीट के साथ फिर डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनाता है, लेकिन इसका न्यूक्लियस एग और वही तो आगे जाकर के एम्ब्रियो में बनेगा। तो सीड तो बना, क्या यहाँ पे मियोसिस हुई? नहीं हुई। क्या यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई? नहीं। दूसरी कंडीशन मेरे पास आती है एडवेंटिव एम्ब्रियोइनी। अब यहां पे हम एम्ब्रियो बनाएंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सेल से मैंने एम्ब्रियो सैक बनाया और उसके अंदर के न्यूक्लियस को मैंने एग कहा, क्योंकि जब ये सेल एम्ब्रियो सैक है तो एम्ब्रियो सैक के अंदर ही आपका एग होता है, तो इसके अंदर आपका एग हुआ, ये बाद में डिवाइड होकर एम्ब्रियो बनेगा। अब यहाँ पे मुझे एम्ब्रियो ही बनाना है, एडवेंटिव यानी ये किसी और जगह से बनेगा। अब देखिए बेटा, ये आपका यहाँ पे ओव्यूल, ये उसके इंटेग्यूमेंट। नाउ वी ऑल नो इंटेग्यूमेंट के पास कुछ सेल्स होंगे, तो कभी कभी बेटा क्या होगा, इंटेग्यूमेंट का कोई सेल डिवाइड करेगा और ये ही बेटा एम्ब्रियो बनाएगा। मान लीजिए ये सेल ऐसे 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 डिवाइड किया और इसी ने एम्ब्रियो बना दिया। सो इंटेग्यूमेंट आपका डिप्लॉयड होता है तो बेटा एम्ब्रियो भी आपका डिप्लॉयड होगा। ओव्यूल तो है, ओव्यूल तो आपका सीड बनाएगा ही बनाएगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये न्यूसेलस है और न्यूसेलस का कोई सेल डिवाइड हो जाए, कि न्यूसेलस का कोई सेल डिवाइड हो और बेटा एम्ब्रियो बनाए।
तो यहां पे आपने एक चीज देखी कि बेटा ओव्यूल ने सीड तो बनाया है, क्या यहां पे एम्ब्रियो सैक बना? नहीं, अभी तक एम्ब्रियो सैक बन रहा था और उसके अंदर एक ही एम्ब्रियो था। अब यहाँ पे एम्ब्रियो सैक नहीं है, अब आपके पास एक ओव्यूल है जो सीड बनेगा, लेकिन उसके अंदर न्यूसेलस के तो कई सारे सेल्स हैं एंड एम्ब्रियो इंटेग्यूमेंट के तो कई सारे सेल्स हैं और हर सेल के पास शक्ति है डिवाइड करने की, एम्ब्रियो बनाने की। सो यहाँ पे बेटा आपका एम्ब्रियो बना। नाउ अब यहाँ पे क्या चीज मैंने देखी कि इनके तो बहुत सारे सेल्स हैं और मेनी सेल्स कैन मेक मेनी एम्ब्रियो। तो यहाँ पे बेटा एक सेल से आपके डिवाइड होता है एक एम्ब्रियो, दूसरा सेल क्या पता डिवाइड हो जाए दूसरा एम्ब्रियो, ऐसे करते करते एक सीड के अंदर, वन सीड के अंदर हो सकता है मेनी एम्ब्रियो हो, इसे हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। सो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी मतलब इंटेग्यूमेंट का न्यूसेलस का सेल एम्ब्रियो बना रहा है। पॉली एम्ब्रियोनी यानी कि क्या पता ऐसे बहुत सारे सेल्स में हो जाए तो एक सीड में मेनी एम्ब्रियो बन जाएंगे। एग्जाम्पल सिट्रस के फ्रूट। तो सिट्रस में बेटा जैसे ये देखो इसके ये इसके बीज हैं, अभी इस बीज को भिगाओगे सुखाओगे और देखोगे तो एक ही सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो होंगे। नाउ द लास्ट टॉपिक बेटा यहाँ पे आता है पार्थेनोजेनेसिस। नाउ पार्थेनोजेनेसिस आपने पहले भी पढ़ा है। इसमें बेटा क्या होता है, जो एग होता है वो ही बिना फर्टिलाइजेशन के आपका बनाएगा एम्ब्रियो। अब देखिए एग तो बाकी सब जगह क्या बना था? नहीं, किसी का न्यूक्लियस को मैंने एग माना। अब यहाँ पे बेटा क्या हुआ, ये आपका ओव्यूल का इंटेग्यूमेंट और अंदर मेगास्पोर मदर सेल, ये बेटा मान लो यहाँ पे आपका एम्ब्रियो सैक भी बन गया और ये आपका यहाँ पे मान लो ये एग सेल है, तो ये आपका हैप्लॉइड हुआ। लेकिन क्या हुआ, इसमें हुई नो फर्टिलाइजेशन और ये ही बेटा आपका फिर एम्ब्रियो में बनेगा। सो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, ओव्यूल तो आपका अभी भी सीड बना रहा है, आपका एम्ब्रियो भी बन रहा है, लेकिन इस केस में आपका एम्ब्रियो हैप्लॉइड बना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल मियोसिस हुई है। सो अभी तक मियोसिस नहीं हो रही थी, यहाँ पे मियोसिस तो हुई है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। सो दिस इज द पार्थेनोजेनेसिस। नाउ विद दिस थिंग बेटा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर विच इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो इसको रिवाइज करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो बाय बाय एंड थैंक यू।